वगैरह में तो कुछ खास नहीं बताया, फॉर्मूले बताया। हो गया। जीडीपी और एनडीपी। लो हिंदी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? आवाज आ रही है? देखना एक बार। बच्चों को डाउट उठे हैं क्या वहाँ कुछ? संदीप? अच्छा, ये जो पेंसिल से निशान लगा है वो अब 3 में तो कुछ नहीं, इसको रटी ले लेना जब इसमें मतलब उत्पादन कम से कम। ये आया हुआ क्वेश्चन, ये ऑफिस से निकाल के लाए हैं क्या वो? तो सिंगल साइड क्यों कर रखी है? आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आएंगे। इंग्लिश में 10 के अलावा भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, एक ही क्वेश्चन है। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है 3, स्लैक सीजन या शिथिल काल कब कहते हैं? तो स्लैक सीजन का मतलब है जब कम से कम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में। तो जुलाई से दिसंबर तक इस समय कम प्रोडक्शन होता है भारत में। जुलाई से दिसंबर तक का समय कृषि फसलों का अपेक्षाकृत कृषि सीजन होता है, और जनवरी से जून का जो टाइम है उसमें कम प्रोडक्शन है। तो इसका सी आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय संदर्भ में से निम्नलिखित में से क्या, चौथा क्वेश्चन, क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? हाँ बच्चे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। पंप प्राइमिंग भी बोलो। ये क्वेश्चन कहाँ था? क्वेश्चन नंबर बोलो। पंप प्राइमिंग का जो क्वेश्चन नंबर है वो बोलिए एक बार। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण है? तो हमने आपको सिखाया था पहली क्लास में कि इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है माइक्रो, सूक्ष्म, और एक है मैक्रो, बृहद। माइक्रो का मतलब होगा इंडिविजुअल, जब एक व्यक्ति एक संस्था के बारे में बात किया जाएगा तो माइक्रो। और मैक्रो का मतलब होगा फॉर ऑल। जैसे हम कहें ट्यूशन पढ़ाना तो माइक्रो है, कोचिंग पढ़ाना मैक्रो है। हम किसी एक कंपनी के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें माइक्रो, सारे कंपनी के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें मैक्रो। क्लियर है? तो जैसे इसमें पूछा गया कौन सा मैक्रो है, तो पहला ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति, बाटा कंपनी का विक्रय, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका ब्रिटेन को आमों का निर्यात,
और रेलवे से आय। अब देखो, पहला ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, यही है मैक्रो का। बाकी बाटा कंपनी का विक्रय क्या होगा, एक कंपनी का है तो माइक्रो। एक देश का दूसरे देश को निर्यात आयात माइक्रो। एक देश का विश्व के सभी देशों के साथ निर्यात आयात मैक्रो। और रेलवे से आए तो रेलवे एक कंपनी हो गई माइक्रो। तो इसका आंसर होगा ए। इन्होंने थर्ड दिया है 4 नंबर क्वेश्चन हिंदी में। 17 अच्छा कोई बात नहीं, बताते हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन सा मांग जन्य कारक ऐसा है जिससे मुद्रास्फीति होती है? याद है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? चलो बताओ, सभी लोग बताओ। इस क्वेश्चन का मतलब है 17 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस कारण से इन्फ्लेशन या निम्नलिखित किस कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाए। दूसरा है प्राइस कंट्रोल। तीसरा है सब्सिडी। और चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाना। उसी को सामान्य बोलचाल में उन्होंने कहा है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो बताओ इनमें से किस कारण से डिमांड बढ़ जाएगा? सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स तो कॉस्ट फैक्टर थे, पढ़ते उड़ते तो होने, तुम लोग झूठ में टाइम पास कर रहे हो। ये होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। प्राइस कंट्रोल का डिमांड से तो कोई रिलेशन ही नहीं था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है इनकम बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए और ब्लैक मनी बढ़ जाए। तो ब्लैक मनी या मनी फ्लो कब बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। और 20 नंबर क्वेश्चन है संकुचित मुद्रा किसे कहते हैं? नैरो मनी क्या होता है? संकीर्ण मुद्रा या संकुचित मुद्रा? एक पॉइंट ये नोट करके लिखो तो सभी लोग। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। तो कितने टाइप के मनी जानते हो बच्चे आप लोग? तो कुछ तो टाइप के मनी हम आपको बता चुके हैं, जैसे दोबारा लिखो एक बार। चीप मनी, याद है चीप मनी क्या था? भूल गए। सस्ती मुद्रा, डियर मनी,
हार्ड मनी, हार्ड मनी, याद है हार्ड मनी? उसी को हार्ड मनी बोला था। चलो ठीक। अगला टाइट मनी, टाइट डिफिकल्ट मुद्रा, मुश्किल मुद्रा, टाइट मनी। इजी मनी, है? अच्छा अभी नहीं बताया, ठीक कह रहे हो तुम लोग, सही हो, मैंने बताया नहीं, आ जाएगा। इजी मनी, इजी मनी के बाद लिखो सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट मनी, फिएट मनी, फिएट मनी को लिखो। फिएट मनी के बाद आ जाओ लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी के बाद लिखिए हाई पावर मनी, टोकन मनी, टोकन मनी, टोकन मनी को क्या कहते थे? बैड मनी, स्टैंडर्ड मनी, स्टैंडर्ड मुद्रा, मानक मुद्रा बोलते थे हिंदी में। बच्चे एसी को बंद ही कर दो ना यार, सभी लोग परेशान हैं ठंडी से। नहीं नहीं बंद ही कर दो, दिक्कत हो जाएगी फिर चला देंगे 5 मिनट बाद। और टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, गुड मनी, हॉट मनी, नियर मनी, नियर मनी, और नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा, ब्रॉड मनी, बृहद मुद्रा, और भी कोई मनी आप लोग जानते हैं? कितने हुई? सिर्फ 15 ही हुआ? बस फिर तो बहुत छूट रहा है, 20-22 होना चाहिए कम से कम। चलो इतना पे देखेंगे, फिर एक एक करके शुरू करेंगे। तो पहले तो आ जाओ जो हमारा क्वेश्चन था, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। तो आपको पता है ब्लैक मनी क्या होता है? अच्छा ये भी लिख लो, ब्लैक मनी, वाइट मनी, ग्रीन मनी, ग्रीन ग्रीन, तो कल तो तुम पूरे दिन सोने वाली हो। हाँ मैं पूछा था तुम लोग को पता है कि ब्लैक मनी क्या कितना है इंडिया में, वाइट मनी कितना है? कैसे पता चलता है सरकार के पास कितना मनी ब्लैक मनी है?
सुनते होंगे ना कि देश में इतना ब्लैक मनी है, तो कैसे पता चलता है? नहीं। अच्छा, सरकार को ये पता होता होगा ना कितना नोट छापा है हमने, तो सरकार को ये भी पता होगा कि वो नोट कहाँ गया। लेकिन कुछ पैसे हैं जो पता ही नहीं चलते कहाँ गए। आपने 10,000 रुपये कमाए, तो 10,000 रुपये कहीं ना कहीं खर्च किए, तो उसमें से बिल बनवाए जहाँ जहाँ खर्च किए, कुछ जगह बनवा ली। तो जो नहीं बनवाया वो पैसा कहाँ गया? धीरे धीरे एक समय आएगा जब खो जाएगा, तो सरकार डाटा निकालेगी कि भाई 10,000 निकाल छापा था और जो बैंक में यहाँ यहाँ दिख रहा है तो 4,000 है, तो बाकी 6,000 किसके पास है? तो यही ब्लैक मनी होता है। तो ब्लैक मनी हम कैसे मापते हैं? तो लिखो, मनी फ्लो इन मार्केट। भारत में मुद्रा का प्रवाह डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। भारत में मुद्रा का प्रवाह 4 प्रकार से किया जाता है। डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, मुद्रा का प्रवाह 4 तरीके से किया जाता है। इन्हीं 4 के बाहर जो पैसा आता है ना बच्चों, वही होता है ब्लैक मनी। तो ये पता चल जाए कि 4 में क्या क्या आता है, तो हम बता पाएंगे ब्लैक मनी क्या होता है वो। तो अमाउंट में क्या है, लिखो, डिमांड, हिंदी में लिख लो पहले तो, मनी इन मार्केट, बाजार में मुद्रा, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में मांग जमा। बैंक के पास 2 तरीके के पैसे होते हैं, एक वो पैसा जब डिपॉजिट करिए जब चाहिए निकाल लीजिए, नहीं, जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो कितने दिन में निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमने बैंक के पास फिक्स कर दिया तो कितने दिन में निकाल सकते हैं, जब तक के लिए फिक्स किया है। तो वो पैसा जो आप जब चाहे निकाल सकते हैं उसको कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। और ये कहाँ पे होता है बच्चों? तो ये होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसी को हम कई बार कासा भी बोल देते हैं। करेंट अकाउंट चालू खाता, और सेविंग अकाउंट बचत खाता। तो वो पैसा जो हमने जब चाहा तब निकाल लिया उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट 2 तरीके का होता है बैंकों में, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब है FD, CD, आगे चल के पढ़ाऊंगा CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक सुना होगा RD, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने कुछ करके जमा करे हो। तो जैसे आप मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप अपनी सैलरी में हर महीने 10,000 रुपये कटवा रहे हो, तो ये कहलाएगा रिकरिंग डिपॉजिट। और बच्चों तीसरा है डिपॉजिट्स इन RBI। RBI के पास जमा, ये 3 मिला के क्या बन गया बच्चों? अमाउंट। तुम्हारा भी डाउट नहीं था आज? ऑनलाइन वालों का भी डाउट नहीं है? पता नहीं कैसे पढ़ाई लिखाई करोगे, डाउट ही नहीं है। डाउट नहीं होने का सिंपल सा मतलब है कि पढ़ा नहीं गया। नहीं, तुम पढ़े हो ना डेली, बस एक दिन तैयार हो जाएगा पूरा। M1 प्लस
डिमांड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में मांग जमा। क्या कमेंट आ रहा है बच्चे? सर ये पंपिंग वाला ही है, पंपिंग प्राइमिंग। तब से पंपिंग प्राइमिंग पे ही चल रहे हैं। लिख दो, ये बताएंगे, ये बताने के बाद पंप प्राइमिंग भी बताएंगे। ऑनलाइन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताएंगे, गवर्नमेंट से आया हुआ है बस वो। उसके बाद नहीं आया है। नहीं, उसके बाद अच्छा ठीक है। अगला जाओ M3, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स। बैंकों में सावधि जमा। यानी बैंक के पास जो भी जमा है टाइम वाला, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा M3 में। M4 पोस्ट ऑफिस में अन्य जमा। सर ये M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट है। जी लिख दिए। सर तो पैसा किस में होगा? M3, M1, M2, M4? सबसे ज़्यादा पैसा M3 सॉरी M4 में होगा। गुड। सर पैसा होता है M4 में, उसके बाद होता है M3 में, फिर होता है M2 में, और फिर होता है M1 में। तो जब ये पूछा जाए कि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये क्वेश्चन IAS में आ चुका है, तो आपने बनाना है M4 के पास सबसे ज़्यादा है, फिर M3 में, फिर M2 में, फिर M1 में। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? लिक्विड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा कैश हो। लिक्विड का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेड टू कैश, जिसमें सबसे ज़्यादा नगद पैसा। किसमें सबसे ज़्यादा नगद जो इजीली कन्वर्ट हो जाए? M1 के पास है, M1 से कम M2 के पास है, M2 से कम M3 के पास है, M3 से कम M4। क्योंकि देखो ये सारा का सारा कैश है, जो मार्केट में वो भी कैश है, ये भी जब चाहे तब लिख सकते हैं। RBI के पास जो है वो भी। तो जब तरल के आधार पर पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, तो M1, अमाउंट के हिसाब से M4। अब इसमें सबसे छोटी मुद्रा कौन सी थी? संकीर्ण मुद्रा। तो संकीर्ण मुद्रा के रूप में हम रखते हैं M1 को, जो क्वेश्चन था। M1 इज नोन एज नैरो मनी। लिखो, M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M1 इज नोन एज नैरो मनी। एंड तथा
M3 इज नोन एज ब्रॉड मनी। M3 को बृहद मुद्रा कहते हैं। M3 इज नोन एज ब्रॉड मनी, बृहद मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड भी है हल्का फुल्का और ज़्यादा भी है। कहना तो चाहिए M4 को, लेकिन M4 को ना कह के हम M3 को कह रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लिक्विड हम कन्वर्ट करने में कोई पॉसिबल नहीं हुए। जिस दिन पोस्ट ऑफिस में भी ATM आ जाएगा तो हम M4 को ही कहने लगेंगे। तो अभी के लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? M1। तो नैरो मनी कौन? M1। और ब्रॉड मनी कौन? M3। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। 20 के बाद कौन सा क्वेश्चन था आपका? 30। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? पढ़ाया था आपको। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन भी है। चलो एक बार सीखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब किसी मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन दोनों, मुद्रास्फीति भी हो और मुद्रा अस्फीति भी हो, लिखना मतलब समझने के लिए। तो हमने कहा था कि इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस का बढ़ जाना और डिसइन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस का घट जाना। तो हमने कहा था प्राइस बढ़े और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी आए, क्योंकि यदि प्राइस कम होगा तो सप्लायर सप्लाई कम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। और अब इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो सिंपल से कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ चलता हो तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे। तो इन्फ्लेशन और एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है स्टैग्नेशन। बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसी को क्या कहेंगे? मंदी, या हम इसी को सामान्य बोलचाल में स्टैग्नेशन या गतिरोध। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 के बाद कौन सा था बच्चे? 34। उत्कर्ष अवस्था। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास की दर धीमी गति से बढ़ने लगती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्कर्ष अवस्था। सिंपल सी बात है, जब आपका पढ़ाई का फ्लो नहीं बढ़ने लगे तो कुछ वैसा ही है।
इंग्लिश में इन्होंने कहा है टेक ऑफ स्टेज। लिख दिए। कोई क्वेश्चन आया संदीप शायद? लास्ट में कुछ लिखा तो है। साउंड क्लियर है? ठीक। याद है हमने कहा था कि पर्टिकुलर प्राइस लेवल होता है, इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ने लगता है तो इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और जब प्राइस कम होने लगता है तो डिफ्लेशन या मुद्रास्फीति। ये क्यों होता है? तो इसका कारण होता है डिमांड बढ़ जाना और सप्लाई का कम हो जाना। नहीं, ये क्यों होता है? डिमांड कम हो जाना सप्लाई बढ़ जाना। तो मान लो ये अवस्था आ जाए किसी देश में, तो उस देश को क्या करना चाहिए इस अवस्था से निकलने के लिए? लोगों का डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? लोग डिमांड ही नहीं कर रहे और सप्लाई बढ़ता चला जा रहा है, तो देश मंदी में आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? लोग डिमांड कर ही नहीं रहे। बढ़िया ऐड देने से लोग डिमांड करने लगेंगे। अब तुम्हारे सामने मैं 10वीं का बुक का ऐड करूँ, 10वीं की बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत ही बढ़िया है, ये जीवन बनाता है बच्चों, तो खरीद लोगी तुम? क्यों? नीड भी होनी चाहिए। तो वही, तो लोग की नीड है लेकिन लोगों के जेब में पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए? प्राइस तो ऑलरेडी कम है फिर भी लोग नहीं खरीद रहे। तो लोगों के डिमांड को बढ़ाना है। और डिमांड कैसे बढ़ेगा? तो लोगों के जेब में पैसा जाए, लोगों की इनकम बढ़े। तो इनकम कैसे बढ़ेगा? तो अब लिखने मत लगो, समझो पहले। इनकम तभी बढ़ेगा जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाए, पैसा ज़्यादा ज़्यादा भेजे। और मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ा के पैसे भेजने की को ही हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। समझ पाए? यानी डिसइन्फ्लेशन से निपटने के लिए जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा करके मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाती है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। तो नोट करके लिखो, पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग इसकी हिंदी है पंप प्राइमिंग की सार्वजनिक अति व्यय। पंप प्राइमिंग मैंने संदीप इसको एक बार चार्ज करना है। पंप प्राइमिंग इज द रिलेटेड विथ डिफ्लेशन। पंप प्राइमिंग मुद्रा अस्फीति के समय किया जाता है। मुद्रा अस्फीति के समय किया जाता है।
बात किए उससे, मुद्रास्फीति के समय किया जाता है। फॉर इम्प्रूविंग ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की आय को बढ़ाने के लिए। फॉर इम्प्रूविंग ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की आय को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों की डिमांड बढ़ सके। फॉर इंक्रीजिंग इन डिमांड, इंक्रीजिंग इन डिमांड, लोगों की आय बढ़ सके। क्लियर है? तो जब सरकार अपने घाटे को बढ़ाए, खर्चे को बढ़ाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग किस लिए लाते हैं? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि पंप प्राइमिंग किस समय किया जाता है? इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिसेशन, तो किस समय किया जाएगा? डिफ्लेशन के टाइम पे। तो मोहित, आप पूछ रहे थे शायद पंप प्राइमिंग क्या है, तो आपके जवाब मिल गया। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर क्या था? 10 था शायद। है इंग्लिश का PDF किसी के पास? आपके पास होगा ना बच्चे मोबाइल में? देखो तो एक बार। देखो पढ़ोगे ना तो डाउट आएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं पढ़े रहोगे तो ऐसे लगेगा यार डाउट में टाइम निकल जाता है। सर वो मार्केट वाला बताया था ना, तब तो मैंने पढ़ा था, इसमें PDF में मैंने नहीं देखा। तो फायदा नहीं है ना बच्चे फिर। सर मैं तो बैंकिंग से ही जानी, हाँ, बैंकिंग से ही स्टार्ट किया मैंने। कोई बात नहीं है, अगली क्लास से पूछोगे ना तुम भी, ठीक, और क्या? देख लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन तो तक मिल जाता तो बताओ, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अरबी कार्य में पहला कार्य, दूसरा कार्य क्या था बच्चों? मॉनेटरी पॉलिसी इशू करते। चला लो भाई, ऐसे चला लो, थोड़ा बहुत बीच बीच में चला दिया करो। और इसमें 2 बता चुके हम, बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। याद है? बैंक रेट था 6% और रेपो रेट था 5.75%। अब लिखना है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। मिला? चलो इंग्लिश मीडियम में 10 नंबर क्वेश्चन था, which state which of the following is correct? The consumer price index reflects। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है CPI के बारे में? तो the standard of living, the extent of inflation in the price of consumer goods, the increase the per capita income, the growth of economy। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो यार? सिंपल क्वेश्चन है। चलो, CPI क्या शो करता है? कंज्यूमर प्राइस को शो करता है। ये हमने पढ़ाया आपको डिटेल। अब इसमें आप क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए तो ठीक है। सिंपली क्वेश्चन पूछा 10 नंबर में कि कौन सा स्टेटमेंट CPI के बारे में सही है। तो CPI क्या शो करता है? तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को शो करता है। अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट।
क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? तो चलो, रेपो रेट याद है, हमने कहा था आरबीआई बैंक को जब एक्स्ट्रा मनी देती है तो उस मनी पर आरबीआई बैंक को जो चार्ज लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। मान लो उल्टा हो जाए, बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे तो आरबीआई जो बैंक को देगी चार्ज, उसी को क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अब ये लिखने से पहले समझो, मान लो बैंक के पास पैसे हैं ढेर सारे, तो बैंक क्या कर सकता है इस पैसे का? तो बैंक इस पैसे को मार्केट के लोगों को लोन दे सकता है। तो हमने सिखाया था कि लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन वापस ले पाना बड़ी बात है। इसलिए बैंक लोन उसको नहीं देता जिसको ज़रूरत है, बैंक लोन उसको देता है जिसकी औकात है। तो बैंक मार्केट में लोन देने से डर रहा है तो इसलिए लोन नहीं दे रहा है। तो अब बैंक और क्या कर सकता है उस पैसे का? उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा सकता है। नहीं, शेयर के मार्केट में लगाएंगे तो और ज़्यादा रिस्क है। सर ये गवर्नमेंट जितने भी बैंक है उनका सारा पैसा गवर्नमेंट के पास ही हो रहा है। नहीं, बैंक के पास भी रहता है, मार्केट में भी रहता है, आपके हमारे पास भी रहता है। तो दूसरा तरीका क्या है? शेयर मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट और ज़्यादा रिस्क का मार्केट है। तीसरा तरीका क्या है? खुद के पास रखें। तो खुद के पास रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जिससे लिया उसको इंटरेस्ट भी तो देना है। तो चौथा तरीका क्या है कि बैंक अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए आरबीआई के पास रख देते हैं, उस पर आरबीआई जो बैंकों को चार्ज देता है उसी चार्ज का नाम क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अब सोच के बताओ, ये बैंक का अपना पैसा है क्या? नहीं, ये पब्लिक का पैसा है। तो क्या बैंक के लंबे समय तक के लिए आरबीआई के पास रख सकता है? नहीं। तो लिखो बच्चे, कुछ जवाब क्वेश्चन आए, देखना एक बार। What is moderate degree of controlled inflation? Increase salary. मैंने तो यही कहा था, सर degree of controlled सर CPI वैल्यू का सीपीआई वाले का स्टेटमेंट समझ समझ नहीं नहीं आया जो ऑप्शन में दिया है। CPI वाला तो कुछ हाँ हाँ, सीपीआई में बच्चे पूछ रहे हैं क्या स्टेटमेंट गलत है, क्या स्टेटमेंट सही है। सिंपली उस क्वेश्चन का मतलब है सीपीआई क्या होता है? तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को शो करता है। लोग, जैसे हमने कहा था, आपको सिखाया था कि एज ए पब्लिक हम अपनी ज़रूरत को चीज़ों को रिटेल मार्केट से खरीदते हैं और रिटेलर इन चीज़ों को लेके आता है होलसेल मार्केट से। तो जब सरकार रिटेल प्राइस के बेस पर रिपोर्ट देती है तो उसको कहते हैं सीपीआई, और सरकार जब होलसेल मार्केट के बेस पर रिपोर्ट देती है तो उसको कहते हैं डब्ल्यूपीआई। तो ये पूछना चाहते हैं सीपीआई के बारे में क्या सही है, तो रिटेल मार्केट के बारे में बता रहे हैं। तो लिखो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो अ इंटरेस्ट रेट। रिवर्स रेपो दर भी एक ब्याज दर है। रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है, विच इज पेड बाई आरबीआई टू द बैंक। ये आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है। आरबीआई टू द बैंक, आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंक के लघु अवधि के जमा के लिए। फॉर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंक के लघु अवधि के जमा के लिए। और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मीनिंग क्या है तो ब्रैकेट में लिख लो, अप टू 91 डेज।
91 दिनों तक के लिए, अप टू 91 डेज, 91 दिनों तक के लिए। अब देखिए रेपो रेट भी कितने दिन के लिए दे रहे थे? 91। मान लो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे, नहीं मन रिवर्स रेपो रेट आरबीआई महंगा कर दे, तो बैंक पैसा किसको देना पसंद करेंगे? आरबीआई को। तो मार्केट में पैसे की कमी क्या हो जाएगी? मान लो इनके पास 600 करोड़ था, तो अभी पहले 400 करोड़ दे रहे थे, तो अब इनके पास कितना बच रहा था? 200 करोड़। अब ये 500 करोड़ आरबीआई को दे दे तो कितना बच जाएगा? 100 करोड़। तो बैंक मार्केट में अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए या कम करे? हाँ, तो पैसा तो कम ही है और डिमांड उतना ही है, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा बैंक, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उल्टा देखो, रिवर्स रेपो रेट को यदि कम कर दें तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट और मनी के फ्लो में कैसा रिलेशन बच्चों? बना दीजिए। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है किससे? बैंक रेट से। या ज़्यादा क्या हो सकता है? बराबर। बैंक रेट ज़्यादा था किससे? रेपो रेट से या बराबर। और रेपो रेट ज़्यादा हो सकता है किससे? रिवर्स रेपो रेट से या बराबर। तो ये कितना था बच्चों? 6%। ये कितना था? 5.75। ये कितना है? तो पिंकी संडे को घूमने नहीं जा रहे हो कहीं? जाया करो उसे, मूवी है ये कबीर सिंह, देखो। एक दिन तो रेस्ट करते हैं, सब वो दिन तो ऐसे घूमते रहते हैं। चलो ठीक है। टीवी भी तो नहीं लगाना तुम लोग कैंपस में? खैर टीवी का अब तो कोई लॉजिक है नहीं, सबके पास मोबाइल है। और क्या सर? मैं तो कहती हूँ फोन भी लेके रख लो। फ़ोन तो हम रखते ही थे, ये तो यहाँ आने के बाद हमें लगा कि चलो बच्चे 11 बजे तक पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी ठीक। वहाँ जो बच्चे गुरुकुल में उनसे पूछो कैसे, कितना मुश्किल था उनके लिए, फ़ोन देते ही नहीं थे, रोते रहते थे कि सर 1 घंटे के लिए दे दो। अगला देखो LAF। आप लेके जा रहे हो क्या सर? नहीं, हम तो पिछली बार लेके गए थे, तुम लोग गई नहीं थी। हाँ बताए। अब हर वीक लेके जाएंगे कितना महंगा पड़ेगा। तो सर कोई नहीं, बच्चों से लो ना, ऐसे बच्चों से लो। बच्चे और भी तो काम है हमारे, हर संडे लेके मूवी देखने जाए। नहीं सर, मंडे टू सैटरडे यहाँ मूवी बनाए और संडे लेके उनको जाए, और फिर गाड़ी में फिर गाड़ी में घुमा, फिर गाड़ी चोरी हो जाए। बहुत बुरा है सर। कोई नहीं, नहीं अल्लाह रहेंगे, क्या दिक्कत। नहीं अभी सर छोड़ेगा नहीं।
ला रहा हूँ, कौन सी लाए? अब तो छोटी ला रहा हूँ। सर छोटे नहीं, छोटी सी ला रहे हैं, डर है फिर चोरी हो जाएगा, और क्या? तो इसलिए ऐसा हुआ है रोनी में, 3 गाड़ी लाया, तीनों चोरी हुए लाइन से। रेफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन तो नहीं होता, अच्छा है रिफ्लेशन। हाँ रिफ्लेशन लिखा है। हाँ रिफ्लेशन लिखा है ना, इन्फ्लेशन को ही रिफ्लेशन के सेंस में रखो, प्राइस के बढ़ने को ही। सर बैंक को खोलने के लिए कम से कम कितनी राशि? क्लियर नहीं कर रहा है आरबीआई, ये तो दिक्कत है। अभी रिलायंस, टाटा, इंडिया का पोस्ट ऑफिस सब ने रिक्वेस्ट डाला था कि मुझे बैंक खोलने का लाइसेंस दो, नहीं दिया। तो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं क्या चाहिए। 2 फर्जी टाइप की, एक था छोटे छोटे बैंक, उनको दे दिया था लाइसेंस, टाटा रिलायंस को नहीं दिया। तो ये नहीं बता रहे हैं क्या कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, कुछ क्लियर नहीं कर रहे। तो लिखो, रेपो एंड रिवर्स रेपो आर कलेक्टिवली नोन एज LAF। रेपो और रिवर्स रेपो को सामूहिक रूप से LAF कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। किसी ने पूछा था उस समय कि सिक्योरिटी पेपर क्या होते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर का सिंपल मतलब होता है गारंटी पेपर। जैसे भारत सरकार ने किसी पेपर पे लिख के दे दिया कि पेपर नहीं है, 10 लाख का पेपर है, तो उस पेपर को क्या कहेंगे हम, सिक्योरिटी पेपर। नहीं, घर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो देखा कर उस पर स्टैंप लगा होता है 500, 2000, 5000, 5 लाख, तो क्या है, सिक्योरिटी पेपर। तो गवर्नमेंट किसी पेपर पे कोई गारंटी लिख के दे देगी तो उसको हम सिक्योरिटी पेपर के रूप में शो करेंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति को चेक देते हो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का, तो चेक क्या है, एक प्रकार का सिक्योरिटी पेपर ही है। अब बताओ इसमें से कौन सा रेपो है, कौन सा रिवर्स रेपो है? रिवर्स रेपो तो ये है जो सिक्योरिटी पेपर पहला क्या है, रेपो या रिवर्स रेपो? रेपो कौन देगा? बैंक बैंक रिवर्स रेपो सही बात है। अब लिखना मत, रुको। अब मनी आया है किसके पास, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। हम मान के चलते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट उतना ही कांस्टेंट है। अब बैंक ने पैसे दिए किसको, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया, तो मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन है, रेपो और रिवर्स रेपो। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, LAF।
क्या क्या मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे क्वांटिटेटिव में, एक बार दिखाओ तो दोबारा। इसमें क्वांटिटेटिव फैक्टर में MSF, CRR, SLR, IAF। MSF लिखवाया था ना, तो अगला लिखो MSF। क्या फुल फॉर्म था बच्चों? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। जहाँ टाइप्स ऑफ मनी लिखे थे वहीं एक और मनी लिख लेना, तो कॉल मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी, नोटिस मनी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कई बार क्या होता है बैंक को एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होगी तो भी किससे मांगेगा वो? RBI से ही मांगेगा। तो एक दिन के पैसे पर जो इंटरेस्ट लगता है उसी इंटरेस्ट रेट का नाम है MSF। क्लियर है? तो लिखो इट इज ऑल्सो अ इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है। ऑल्सो अ इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है। which is paid by बैंक टू द RBI, या बैंक के द्वारा RBI को दे देता है। बैंक टू द RBI, बैंक के द्वारा RBI को दे देता है फॉर लोन ऑफ 1 डे, एक दिन के ऋण के बदले में। फॉर लोन ऑफ 1 डे, एक दिन के ऋण के बदले में दे देता है। जनरली सामान्यतः रेट ऑफ MSF इज सेम एज बैंक रेट, सामान्यतः MSF की दर बैंक दर के बराबर होती है। जनरली रेट ऑफ MSF इज सेम एज बैंक रेट, सामान्यतः MSF की दर बैंक दर के बराबर होती है। एंड प्रेजेंट बैंक रेट इज 6%, वर्तमान दर 6% है। अब देखो एक दिन के लोन के बदले में क्या देना पड़ा हमें? MSF। 91 डे के बदले में क्या देना पड़ रहा है हमें? रेपो रेट। जब 91 डेज के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या देना मिल रहा है? रिवर्स रेपो रेट। और जब लंबे दिन के लिए डिपॉजिट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? बैंक रेट। समझ पा रहे हैं अंतर?
अगला लिखिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। RBI कह रहे हैं कि जब बैंक जितना पैसा आ रहा है उसका कुछ पैसा आपको हमें देना होगा। मान लो बैंक के पास पूरे दिन में 60 लाख रुपए है, 100 लाख, दूसरे 60 लाख लोग लेके चले गए, तो बैंक के पास कितना बचा बच्चों? 40 लाख। ठीक है, जितना पैसा आपका आ रहा है उसका एक मिनिमम पैसा आप हमें दीजिए एज अ बैंक, हम रखेंगे उस पैसे को। तो बैंकों ने पूछा RBI से कि इस पैसे पे आपको इंटरेस्ट दोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। बोला अच्छा कभी वापस करोगे क्या? तो बोला नहीं, वापस नहीं करेंगे। तो बोला कि ले क्यों रहे हो? तो बोला कि लेंगे। तो बोला लॉजिक क्या है? तो बोला कि जब आप कल होकर एज ए बैंक बैंकरप्सी की कंडीशन में आएंगे, दिवालियेपन की स्थिति में आएंगे, तो इसी पैसे से हम आपको मदद करेंगे। क्लियर है? उन्होंने कहा कि जितना पैसा आप कमा रहे हो उसका एक मिनिमम पैसा आप एज ए बैंक हमारे पास रखिए RBI के रूप में। तो लिखो CRR इज द मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक। CRR बैंक का RBI के पास आरक्षित न्यूनतम दैनिक जमा है। मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू द RBI, बैंक RBI के पास आरक्षित न्यूनतम दैनिक जमा है। इट इज डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ कैश, यह नगद में रखा जाता है। इन फॉर्म ऑफ कैश, नगद में रखा जाता है। इट इज डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, या बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर किया जाता है। डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर किया जाता है। फिर वही पॉइंट है, यदि CRR बढ़ जाएगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, कुछ ही पूछा जाए यही काम करेगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। RBI यदि CRR कम कर देगा तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो CRR और मनी के फ्लो में इनवर्स रिलेशनशिप। कितना है अभी वो प्रेजेंट CRR? बच्चे चेक करने पर मोबाइल में शायद 3% ही था प्रेजेंट रेट ऑफ CRR की वर्तमान दर। क्लियर है यहाँ तक?
4% है तो लिख लें प्रेजेंट CRR रेट इज 4%। वर्तमान में CRR की दर 4% है। अगर लिखिए SLR। अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है और जितना चला जा रहा है, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसका एक मिनिमम पैसा अपने पास रखिए। वो क्या था? RBI को देना था। ये क्या करना है? अपने पास रखना है। अब बैंक नाराज हो गए, क्या पागल समझ रखे हो? पहले बैंक रेट रखवा लिया, फिर रेपो रेट रखवा लिया, फिर MSF रखवा लिया, फिर CRR रख लिया, फिर अब कह रहे हो खुद हम अपने पास रखें तो हम बिजनेस क्या करेंगे? तो अरविंद का नाराज मत हो, ये पैसा आप कैश के रूप में मत रखो, आप लिक्विड के रूप में रख लो। लिक्विड का मतलब है आप गोल्ड रख लो, किसी के कम प्रॉपर्टी का पेपर रख लो, कुछ भी ऐसा रखो ताकि जब कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगने आए एज ए कस्टमर तो आप उसके पैसे को टाइम पे वापस कर पाओ। क्लियर है? तो मान लो आपने बैंक को 2 करोड़ रुपए जमा किया इस उम्मीद के साथ कि 15 दिन बाद आप ले जाएंगे, आपको 2 दिन बाद ही जरूरत पड़ गया, आप बैंक के पास चले गए कि मुझे पैसे दे दो, बैंक कह रहा अभी तो है ही नहीं, मैं समझो मेरे बहुत अर्जेंट है। उनका आप झूठ क्यों बोले थे? आप बोले 15 दिन बाद आएंगे, उन्होंने बहुत अर्जेंट है, उनका है ही नहीं, तो दिक्कत होगी नहीं होगी? तो ये RBI कह रहे हैं कि आप इतना पैसा तो अपने पास रखो हमेशा ताकि कोई व्यक्ति मांगने आए तो उसको टाइम पे दे पाओ। क्लियर है? CRR कहाँ रखवा रहे हैं? RBI अपने पास। SLR कहाँ? बैंक को अपने पास। तो लिखो SLR is a minimum self deposit of bank to their own account. SLR स्वयं के पास आरक्षित न्यूनतम दैनिक जमा है। मिनिमम सेल्फ डिपॉजिट ऑफ बैंक टू देयर ओन अकाउंट, स्वयं के पास आरक्षित न्यूनतम दैनिक जमा है। मिनिमम डेली डिपॉजिट ऑफ बैंक टू देयर ओन अकाउंट, स्वयं के पास आरक्षित न्यूनतम दैनिक जमा है। इट इज डिपेंड्स अपॉन डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, या बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। डेली ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, बैंक के दैनिक लेन देन पर निर्भर करता है। SLR मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, SLR तरल रूप में रखा जाता है। फॉर्म ऑफ लिक्विड, तरल रूप में रखा जाता है। प्रेजेंट SLR रेट इज 18%, वर्तमान में SLR की दर 18% है। SLR बढ़ जाए तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाए। SLR कम हो जाए तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो SLR और मनी फ्लो में कैसा रिलेशन बच्चों? इनवर्सली। तब तक बेस रेट चेक करना कितना आ गया, प्रेजेंट बेस रेट। अगला हेडिंग डालिए बेस रेट।
तो क्या लग रहा है, बैंक सबको सेम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता होगा या किसी किसी को सस्ता भी देता होगा? नहीं नहीं, किसी किसी को सस्ता भी देता है। हाँ सर, जो बैंक भी है। तो बैंक सस्ता किसको देगा? रिलायबल कस्टमर को। रिलायबल कस्टमर कौन है? जो बैंक का पुराने समय से कस्टमर है। नहीं, इसमें अलग अलग लिखा है। हाँ, कितने से कितना परसेंट? मतलब बेस रेट 9.5 50% के मतलब बैंक अलग अलग है। हाँ, पीएनबी एमसीएलआर दे दो। 9 पॉइंट है सर। तो लिखो प्रेजेंट, ऐसे लिखो, बेस रेट इज अ इंटरेस्ट रेट बाय कॉमर्शियल बैंक बेस दर बैंकों के द्वारा अपने विश्वसनीय ग्राहकों को या ग्राहकों पर लगने वाला न्यूनतम ब्याज दर है। बेस रेट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट बाय कॉमर्शियल बैंक टू देयर रिलायबल कस्टमर। बेस दर बैंक के द्वारा अपने विश्वसनीय ग्राहकों पर लगने वाला न्यूनतम ब्याज दर। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक, ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। चलो ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा है। हमने सीखा कि रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, बेस रेट are inversely proportional with money flow. नहीं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। और अगला हेडिंग डाल लो,